Hi, good morning, dear student of class ninth. Before that classes, we have to study about difference between small g and the capital G. हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में डिफरेंस भी किया था और इस पर आधारित आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दिए गए थे जो आपको सॉर्ट आउट करके लाना था। पहला प्रॉब्लम्स ये था कि आपको कैलकुलेट करना था कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून कितने का होगा और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ कितने का होगा। आपको ये पता करना था। अभी तक किसी भी बच्चे ने अपने होमवर्क को नहीं फॉरवर्ड किया है। सबसे पहले आप अपने होमवर्क को जल्द से जल्द फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आज की क्लासेस में बच्चों हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसमें वेरिएशन क्या पैदा हो सकता है, क्या वेरिएशन आ सकती है। अगर वेरिएशन आती है तो कैसे आती है और किन कारणों से आती है। जैसे बच्चों हम सभी जानते हैं कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है बच्चों जी मल्टीप्लाई एम यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पर आपको एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है अपॉन रेडियस यानी उसका रेडियस से आपको वैल्यू निकालना होता है। तो इस प्रकार से हमको अर्थ पे निकालना है तो मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ ही आपको टेक आउट करना होगा। इस सिचुएशन को देखने के बाद इस इक्वेशन को देखने के बाद हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं बच्चों। हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि एक्सेशन टू द ग्रेविटी जो होता है बच्चों वो आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आप सभी जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। वन थिंग गेट द इंक्रीज अनदर इज द डिक्रीज दैट इज नोन एज द इन्वर्सन प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों। वन थिंग इज गेट इंक्रीज अनदर इज ऑल्सो गेट इंक्रीज। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है बच्चों एक डिक्रीज किया तो दूसरा बढ़ेगा और दूसरा इंक्रीज किया तो पहला घटेगा। ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप। जबकि डायरेक्ट का रिलेशनशिप क्या होता है। वन इंक्रीज किया तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा और दूसरा इंक्रीज किया तो पहला भी इंक्रीज करेगा। यही होता है। ठीक है। पहला डिक्रीज किया तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा, दूसरा डिक्रीज किया तो पहला भी डिक्रीज करेगा। ये हो डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखने का तो हम ये कंक्लूजन पाते हैं कि जी जो होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है। वो भी कैसे, इन्वर्सली उसके स्क्वायर पर। मिस्टर कि अगर रेडियस ऑफ अर्थ अगर कहीं पे कम हो जाए देयर फोर वहाँ पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होगा तो बढ़ जाएगा उसके स्क्वायर के हिसाब से। अगर रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो बढ़ जाए तो फिर यहाँ पे जो है आपका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो कैसा हो जाएगा, घट जाएगा उसके स्क्वायर के हिसाब से। अब तो कहोगे सर अर्थ का रेडियस तो हर जगह सेम होता है। लेकिन बच्चों आप एक बात बताओ, क्या अर्थ एक टोटल स्फीयर है। नहीं बच्चों वो स्फीयर के शेप नहीं है, वो किसके शेप में है तो वो एक संतरे के शेप में है, ऑरेंज के शेप में। मतलब ऊपर से चपटा और नीचे से फैला हुआ। यानी बीच में उसकी रेडियस कैसी हो जाती है तो फैलाव अधिक हो जाते हैं, रेडियस कैसा होगा अधिक होगा। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे जैसे रेडियस हम नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे रेडियस हम लोग का बढ़ता जाएगा और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती चली जाएगी। ठीक है। यानी पोल की तरफ जब जाते हैं तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाती है और पोल की तरफ से नीचे की तरफ जब आते हैं तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी घट जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो इसी बात का जो ख्याल रखते हुए हम यहाँ पर कुछ सवालों का जवाब देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस घटेगा बढ़ेगा तो भी यहाँ पे जो है आपका एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपकी घटेगी और बढ़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको हम कुछ सिचुएशन दिखाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी बच्चों वो पोल पर सबसे अधिक होगी, जबकि सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है बच्चों इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा कम होगी। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है सेंटर ऑफ अर्थ से। तो डिस्टेंस बढ़ेगा बच्चों, सिंपल सी बात है कि सेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा। ठीक है। और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे भी हम लोग के सेंटर से दूरी बढ़ती चली आती है, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो है यहाँ पर एसेसिटी ग्रेविटी जो होगा वो भी कैसा होगा, घटेगा। ठीक है। तो यही चीज़ें आपको बताया गया है कि अगर आप जो है पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर हो तो आपका एसेसिटी ग्रेविटी 9.23 होगा, 1000 किलोमीटर अबव हो तो 7.34 होगा, 5000 किलोमीटर अबव हो तो 3.08 होगा और 10,000 किलोमीटर अबव चलेगा पृथ्वी के सरफेस से तो 1.49 होगा। ठीक। उसी प्रकार से आप नीचे की तरफ जाओगे तो भी ये डिक्रीज करता चला जाएगा। जी की वैल्यू जो सबसे अधिक मैक्सिमम कहाँ पे होती है तो सरफेस पे होती है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको आपको याद रखना है। पहला पॉइंट कि यहाँ पे रेडियस घटेगा तो फिर एसिडिटी ग्रेविटी बढ़ेगा, यही कारण है पोल पर एसिडिटी ग्रेविटी अधिक होती है। ठीक है। इक्वेटर पर कम होती है क्योंकि वहाँ पर रेडियस अधिक होता है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी जो होता है पृथ्वी के अंदर जाने पर घटने लगता है और सरफेस पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, पृथ्वी के ऊपर जाने पर भी एसिडिटी ग्रेविटी घटने लगती है।
इसी पर आधारित कुछ आपके जो इक्वेशन है जो कि यहाँ बताए गए हैं एस टू ग्रेविटी के आधार पर v इजक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजक्वल टू यू प्लस टू जी एच। ये जो वैल्यू है बच्चों किसकी है, इक्वेशन ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी की है। दूसरी बात, इसमें भी कुछ आपके गोल्डन रूल्स लगाए गए हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जा रही है तो वहाँ पर u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड होगी और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी। और जब ऑब्जेक्ट जो होगा वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा और इनिशियल वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी जो होगा बच्चों माइनस में आएगा। ठीक है, कोई वस्तु जितना समय लिया ऊपर जाने में बच्चों उतना ही समय लगेगा वो नीचे आने में भी, यानी टाइम टेकन टू टेक द हाइस्ट पोजीशन इन द राइज अप एंड इज इक्वल टू द टाइम टू फॉल आउट। ये फॉल आउट करने पर जो टाइम होगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा अगर हाइट हमारी इक्वल है तो। ये तीन आपके गोल्डन रूल है जिनको आपको याद रखना है। क्या कि जब हम ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो वो कैसा होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और वहाँ फाइनल आपका जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जब ऊपर से कोई वस्तु गिरेगा तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो आपका जो है माइनस में होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स जो होंगे वो जब हम क्लास ले रहे होंगे तब उस समय आपको समझा दिया जाएगा। अब बच्चों आता है मास एंड वेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज करते हैं सर मास क्या है वेट क्या है। देखो बच्चों, मास का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द मैटर। ये जो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो उस वस्तु के अंदर है उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। जबकि बच्चों वेट क्या होता है, वेट इज ए फोर्स। वेट क्या बच्चों, एक प्रकार का फोर्स है जिस फोर्स के कारण पृथ्वी किसी को वस्तु को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वेट कहते हैं। तो यानी मास कौन सी क्वांटिटी होगा अगर कोई पूछे तो मास जो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं। ठीक है, जबकि वेट जो है बच्चों कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसे फोर्स लग रहा है पृथ्वी की तरफ यानी नीचे की तरफ लग रहा है, यानी डायरेक्शन क्या सा फिक्स है। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि वेट जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेट बच्चों किसके बराबर होगा, उतना ही होगा जितना कि फोर्स हमारे अर्थ ने हमारे ऊपर लगाया है। और फोर्स किसके बराबर होता है, m मल्टीप्लाई ए। हम तो यहाँ पर ए की वैल्यू किसकी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी से लेंगे। यानी हम लोग F इजक्वल टू एम जी या फिर W इजक्वल टू एम जी, यानी W की वैल्यू यानी वेट ऑफ द बॉडी इजक्वल टू M मल्टीप्लाई जी होगा। यही कारण है कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी आपकी मून की अलग होती है और अर्थ की अलग होती है। इसी कारण से जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर 10 kg का है अर्थ पे जाते ही वो कितने kg का होता है, 6 kg का हो जाता है। तो इसीलिए हमने आपको एक वर्क दिया था कि आप जो यहाँ पर रिलेशन से आप जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी फाइंड आउट करके आओगे किसका, अर्थ का, और सॉरी मून का। आपने किसी बच्चे ने उसको फाइंड आउट नहीं किया, ठीक है, वो चीज़ आपको फाइंड किया तो आपको समझ में। तो कोई बात नहीं, आप अभी से फाइंड आउट कर लेना। मास ऑफ अर्थ जो होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है कांस्टेंट, लेकिन कभी भी चेंज नहीं करता जगह जगह पर, लेकिन वेट चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। जैसे पोल पे अलग होगा, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अलग होगा, पृथ्वी के नीचे अलग होगा, सरफेस पे अलग होगा, आपने अभी तो पढ़ा। तो जब ये एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अलग हो जाएगा बच्चों तो क्या यहाँ पर आपका वेट अलग नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। मास जो है बॉडी का कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का कभी भी जीरो हो सकता है। जैसे सेंटर पे पहुँच जाओ पृथ्वी के सेंटर पर तो वहाँ मास कैसा, वेट कैसा हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जीरो के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट जो होता है मास का बच्चों केजी होता है, और जबकि आपका जो है इसे मेजर करने के लिए हम लोग बैलेंस बीम का यूटिलाइजेशन करते हैं। जबकि वेट का ऐसा यूनिट कैसा होता है बच्चों, वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि वेट क्या है बच्चों, एक प्रकार का फोर्स है और इसको मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानकारी कर चुके हैं। पहले पॉइंट आप डिफरेंस जान चुके हो कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में। अभी आप एक और डिफरेंस जान चुके हो मास और वेट के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, और क्वेश्चन कई बार आपकी क्लासेस में पूछी जा चुकी है कि टीचर्स कई सालों से पूछी जा रही है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो बच्चों इसको आप नोट करेंगे और इसको आप मुझे व्हाट्सएप भी करें ताकि हम चेक कर सकें आपका वर्क कैसा रहा। ठीक है।